हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक मैजिक स्कूल को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्नोल्ड्स एकेडमी होता है और यहाँ पर मोस्टली नोबल फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। यहीं पर हम अपनी कहानी के मेन किरदार रे वाइट को देखते हैं और आज रे का स्कूल में पहला दिन होता है। जब रे स्कूल में आता है तो वो एक लड़की से टकरा जाता है। जैसे ही वो लड़की गिरने वाली होती है, रे जल्दी से उसे गिरने से बचा लेता है। जब उस लड़की को ये मालूम पड़ता है कि रे कोई नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो वो लड़की रे से कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, तुमने मुझे छूने की कोशिश कैसे की। अब यहीं पर एल्बर्ट नाम का एक दूसरा बच्चा आ जाता है और वो भी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। जब एल्बर्ट ये देखता है तो वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रे को काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगता है। एल्बर्ट यहाँ पर रे की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और इससे पहले कि वो उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती करता, वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और इस लड़की का नाम रोज होता है। रोज एल्बर्ट से कहती है, सुनो एल्बर्ट, क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? तुम बेकार में नए स्टूडेंट्स को परेशान मत करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। रोज की बातों को सुनने के बाद एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है। एल्बर्ट रोज की बात को इसलिए सुनता है क्योंकि रोज स्कूल में काफी ज्यादा फेमस होती है और स्कूल के सभी बच्चे उसकी बात को मानते हैं। और फिर इसके बाद रोज रे से कहती है, क्या तुम स्कूल में नए आए हो? टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और ये सब कहने के बाद रोज अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। फिर रे रोज के साथ क्लास में जाता है और वो सभी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्लास में टीचर सभी को पढ़ा रही होती है। यहीं पर रे का ध्यान पढ़ाई में नहीं था, तभी टीचर उसे चौक फेंक कर मारती है, जिसे कि रे जल्दी से पकड़ लेता है। अब टीचर वापस से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करती है, जहाँ पर वो सभी को एक वॉर के बारे में कहानी बता रही होती है। यहीं पर टीचर 7 सॉर्सरर्स के बारे में कहानी बताती है, जिसमें से एक उनके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। साथ ही टीचर सभी से कहती है कि उनके स्कूल का प्रिंसिपल एक ब्लेड सॉर्सरर था। प्रिंसिपल के बारे में बताने के बाद टीचर सभी को आइस ब्लेड सॉर्सरर के बारे में बताती है, जो कि अचानक से जंग के बाद कहीं गायब हो गया और अभी तक किसी को भी उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। टीचर सभी से कहती है, बच्चों, तुम सभी को स्कूल का लक्ष्य मालूम है या फिर नहीं? तुम लोग यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हो ताकि तुम लोग एक दिन दुनिया के महान जादूगर बन सको, साथ ही तुम लोग दुनिया के 7 महान जादूगरों में से एक बन सको। यहीं पर एल्बर्ट टीचर से पूछता है, टीचर, अगर बात ऐसी है तो फिर हमारे बीच एक साधारण बच्चा क्यों है? और यहीं पर एल्बर्ट रे के बारे में बात कर रहा होता है। ये सुनकर टीचर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि एल्बर्ट रे की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए टीचर उसे डांटते हुए कहती है, सुनो एल्बर्ट, तुम बेकार के सवाल मत करो, ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इसने भी स्कूल के टेस्ट को पास किया है और ये वाले स्कूल में बस वही लोग पढ़ते हैं जो लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। अब स्कूल के बाद रे लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर वो अपने क्लास के एक क्लासमेट से मिलता है और ये एक लड़की होती है। इस लड़की का नाम एलिसा होता है और वो लाइब्रेरी में डॉक्टर एंसवर्थ की एक किताब को ढूंढ रही होती है। यहीं पर लाइब्रेरी में रे एलिसा से मिलता है और दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। रे को मालूम पड़ता है कि एलिसा आधी एल्फ है और ऐसा इस कारण से था क्योंकि उसकी मदर भी एक एल्फ होती है और जो कि वो आधी एल्फ है तो उसके कान थोड़े से पॉइंटेड हैं और इसी कारण से स्कूल के बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। एलिसा रे से कहती है, तुमने देखा ना, मेरे कान थोड़े से पॉइंटेड हैं और इसी कारण से मेरे क्लासमेट मेरा मजाक बनाते हैं और इसीलिए मैं इन्हें छुपा कर रखती हूँ। तभी रे एलिसा से कहता है, नहीं नहीं, तुम अपने कानों को छुपा कर मत रखो, तुम तो ऐसे ही काफी ज्यादा अच्छी लगती हो। अब जब क्लास खत्म हो जाती है तो रे अपने कमरे में जाता है और यहीं पर वो अपने कमरे में अपने क्लासमेट ईवी को देखता है। उसका क्लासमेट कमरे में पहले से मौजूद था। दरअसल ईवी उसका रूममेट होता है और वो दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं। अब जब अगले दिन रे स्कूल में जाता है तो वो स्कूल में एक खूबसूरत लड़की को देखता है। इस लड़की का नाम रेबिका होता है और ये भी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। दरअसल रेबिका टॉप 3 नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और जैसा कि रे को टॉप 3 नोबल फैमिली के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, तो इसीलिए ईवी उसे टॉप 3 नोबल फैमिली के बारे में बताने लगता है। अब जब रे क्लास के अंदर जाता है तो वहाँ पर वो एक और खूबसूरत लड़की से मिलता है और इस लड़की का नाम क्लैरिस होता है। यहीं पर रे और क्लैरिस आपस में बातें करने लगती हैं और जैसा कि रे क्लैरिस के साथ काफी अच्छे से बात करता है तो क्लैरिस को वो काफी ज्यादा पसंद आता है।
इसके बाद रे प्रिंसिपल के पास जाता है और प्रिंसिपल उनके वॉर में कर्नल होती है। यहीं पर रे और प्रिंसिपल वॉर के दिन को याद करने लगते हैं जब वो लोग एक साथ वॉर में होते हैं। अब अगले दिन स्कूल में रे और एल्बर्ट के बीच में एक फाइट होती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। एल्बर्ट पूरे गुस्से से रे के ऊपर हमला करता है पर रे एक ही हमले में उसे फाइट में हरा देता है। ये देखकर एल्बर्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो जल्दी से रे के पीछे से हमला करने वाला होता है। तभी रे उसके तलवार को तोड़ देता है और आसपास के सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जब क्लास के बाकी बच्चे ये सब कुछ देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। यहीं पर प्रिंसिपल भी ये सब देख रही होती है और वो अपने मन में सोचती है आखिर रे यहाँ पर एक स्टूडेंट बनकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और एक दिन रे ईवी के क्लब को ज्वाइन कर लेता है। दरअसल ईवी एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब में होता है और रे इसे ज्वाइन कर लेता है। साथ ही रे रेबिका के क्लब को भी ज्वाइन कर लेता है। हालांकि रेबिका के क्लब में जितनी भी मेंबर्स होती है वो सारी लड़कियां होती है, पर इससे रे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वो रेबिका के क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। सब कुछ ठीक चल रहा था पर यहीं पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। रेबिका के क्लब की एक मेंबर जिसका नाम डीना होता है वो इसके लिए तैयार नहीं थी और वो रे से कहती है, रे आखिर तुम हमारे क्लब को ज्वाइन करना क्यों चाहते हो? और जैसा कि तुम्हें मालूम है कि हमारे क्लब की सारी मेंबर्स लड़कियां हैं तो तुम इसीलिए हमारे क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकते। पर ये कोई परफेक्ट रीजन नहीं था जिसके कारण से रेबिका डीना से कहती है, डीना ये तुम क्या बोल रही हो? ये हमारे क्लब को ज्वाइन क्यों नहीं कर सकता? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम रे का टेस्ट ले सकती हो। अगर वो टेस्ट को पास कर जाता है तो फिर वो हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकता है, पर अगर वो टेस्ट को पास नहीं करता है तो फिर वो हमारे क्लब को ज्वाइन नहीं करेगा। अब डीना इसके लिए तैयार हो जाती है और वो रे से कहती है, सुनो रे, तुम्हें एक हफ्ते के अंदर स्कूल के टेरेस पर एक गार्डन को तैयार करना है। अगर तुम एक हफ्ते के अंदर ऐसा कर लेते हो तो तुम टेस्ट को पास कर जाओगे, पर अगर तुम एक हफ्ते में गार्डन को बनाने में तैयार नहीं हो पाते हो तो फिर तुम हमारे क्लब में ज्वाइन नहीं हो पाओगे। ये सुनकर रे उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो जल्दी से अपने काम में लग जाता है। अब 4 दिन के बाद रे अपने गार्डन को कंप्लीट कर देता है और जब क्लब के बाकी मेंबर्स रे के गार्डन को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि रे ने 4 दिनों के अंदर इतने अच्छे गार्डन को तैयार कर दिया था। हालांकि उसके पास एक हफ्ते का टाइम था पर फिर भी उसने 3 दिन पहले काम को पूरा कर दिया था। अब जैसे कि रे ने टेस्ट को पास कर दिया था तो वो फाइनली रेबिका के क्लब को ज्वाइन कर लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल एबी रे को अपने पास बुलाती है और वो रे से कहती है, सुनो रे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो और ये केस एक जासूस के बारे में है जो कि किंगडम में जासूसी करने के लिए आया है और वो एम्पायर से बिलोंग करता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जासूस है ये हमारे स्कूल में आ सकता है, तो इसीलिए तुम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर वो जासूस कौन है। अब इस सब के बाद अगले दिन टीचर ग्रे सभी बच्चों से कहती है, बच्चों सुनो, अब हम लोग एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने वाले हैं और इसे करने के लिए हमें काफका के जंगलों में जाना होगा। अब सभी बच्चे 4-4 मेंबर्स के ग्रुप बनाने लगते हैं और रे के ग्रुप में उसका साथी ईवी, एलिजा और रोज होते हैं। क्लास के सभी बच्चे रे के ग्रुप को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो लोग इस बात को लेकर शॉक थे कि रोज उसके ग्रुप में होती है। खास करके एल्बर्ट इस बात से सबसे ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वैसे भी वो रे से बहुत ज्यादा नफरत करता है। अब इस सब के बाद वो दिन आ जाता है जब क्लास के सभी बच्चों को इस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के लिए जंगल में जाना था। वो सभी लोग टीचर के साथ जंगल में जाते हैं जहाँ पर टीचर ग्रे सभी बच्चों को उनका मिशन समझाने लगती है। टीचर उनसे कहती है, बच्चों सुनो, तुम लोगों के पास बस 24 घंटे हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए, तो इसीलिए तुम लोग अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। अब सभी बच्चे मिशन को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं पर रास्ते में उनका सामना एक मॉन्स्टर से हो जाता है जिसे कि रे बड़े आसानी से हरा देता है। मॉन्स्टर के साथ फाइट के बाद कुछ दूर में वो लोग पहले स्टैम्प को देखते हैं। अब इस सब के बाद वो सभी लोग शाम को एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और यहीं पर वो सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि उन सब ने आज मिशन में क्या क्या किया है। यहीं पर वो लोग रे के बारे में डिस्कस करते हैं कि आज तो रे ने उस क्रीचर को मारकर उन सभी को बचा लिया। यहीं पर बाकी लोग रे से पूछते हैं, रे आखिर तुमने ये सब कुछ इतनी सारी फाइटिंग स्किल कहाँ से सीखी? जिस पर रे उनसे कहता है, जब मैं बैकवर्ड्स में रहता था तभी मैंने ये सारी फाइटिंग स्किल को सीखा था। यहीं पर जब रोज ये सब कुछ सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है और साथ ही वो अपने मन में सोचती है, आखिर रे ने ये सारी फाइटिंग स्किल कहाँ से सीखी होगी, मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है। अब इस सब के बाद हम रे को देखते हैं और रे कुछ
सोच रहा होता है, रे को याद आता है कि उसे तो अपनी आइडेंटिटी सभी से छुपा कर रखनी है और इसी कारण से अब वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने टीम मेंबर्स में से किसी को भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। अब अगले दिन जब वो सभी लोग अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं तो रे को किसी के चीखने की आवाज आती है। रे जल्दी से दौड़कर आगे जाने लगता है। यहीं पर वो देखता है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर एल्बर्ट के ग्रुप के ऊपर हमला कर रहा था। रे जल्दी से जाकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है और एल्बर्ट के ग्रुप को इससे बचाने लगता है। अब यहाँ पर रे और मॉन्स्टर के बीच में फाइट की शुरुआत हो जाती है और रे अकेला उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं, खास करके रोज। इसे देखकर रे के ऊपर और भी ज्यादा डाउट करने लगती है। अब यहीं पर पीछे में कोई छुपा होता है और वो एक चीज को मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और रे के साथ दोबारा से फाइट करने लगता है। अब रे मॉन्स्टर का सामना करने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है, तभी रोज बीच में आ जाती है और वो रे की मदद करने लगती है। यहीं पर ईवी और एलिसा वो दोनों भी आ जाते हैं और सभी लोग साथ मिलकर रे की मदद करने लगते हैं। इस कारण से रे को मौका मिल जाता है और वह सही मौका देखकर उस मॉन्स्टर को फाइट में हरा देता है। अब इस सब के बाद उनका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। टीचर उनसे कहती है, चलो देखते हैं कि आखिर सभी टीम में से कौन सी टीम जीती है। टीचर चेक करती है तो सबसे ज्यादा पॉइंट रे के टीम को मिलता है, जिससे कि वो लोग इस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को जीत जाते हैं। बाकी ग्रुप वाले इस बात से काफी ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि रे कोई नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करता है और इसी कारण से बाकी सभी बच्चे उससे नफरत करते हैं। अब इस सब के बाद रे एक लेडी के पास जाता है और इस लेडी का नाम लीडिया एन्सवर्थ होता है और ये वही लेडी होती है जिसने की बचपन में रे का ख्याल रखा था। यहीं पर रे उस लेडी से उसके पढ़ाई के बारे में पूछता है और फिर वो उसे बाहर टहलाने के लिए ले जाता है। यहीं पर वो दोनों मैजिक चेवलियर के बारे में बातें करते हैं। लीडिया एन्सवर्थ रे से कहती है, रे मैंने मैजिक चेवलियर कंपटीशन को 4 बार जीता है और मुझे लगता है कि तुम भी इस कंपटीशन को आसानी से जीत सकते हो अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करते हो। पर रे ऐसा नहीं सोचता है और वो लीडिया एन्सवर्थ से कहता है, देखिए मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना नहीं चाहता और मुझे सभी के सामने लैम्पलाइट में आने का कोई भी शौक नहीं है। साथ ही रे लेडी से कहता है, मुझे इस कंपटीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। ये कहने के बाद रे वहाँ से जाने लगता है, पर तभी लीडिया एन्सवर्थ रे को एक नोटबुक देती है जिसे कि रे अपने साथ ले जाता है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम रे को रेबिका के साथ दिखते हैं। यहीं पर रे रेबिका से पूछता है, सुनो रेबिका, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे स्कूल में ऑलग्रेन फैमिली से कोई मेंबर पढ़ता है या फिर नहीं? रेबिका उससे कहती है, नहीं मुझे नहीं लगता कि ऑलग्रेन फैमिली से कोई भी यहाँ पर पढ़ता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि ऑलग्रेन फैमिली के लोग और उसके मेंबर्स डियोम्स एकेडमी ऑफ सॉर्सरी में पढ़ते हैं और उनका कोई भी मेंबर हमारे स्कूल में नहीं है। साथ ही रेबिका रे से कहती है, और हाँ रे, एक बात और है, ऑलग्रेन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हमारी राइवल है और उसकी हमारे साथ बहुत ही पुरानी दुश्मनी है। अब इस सब के बाद अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। हम देखते कि रोज अपने चैलेंजर को आसानी से हरा देती है, जिसके बाद वो रे को चैलेंज करती है और अब उन दोनों के बीच में फाइट की शुरुआत होती है। यहीं पर जब रे रोज के साथ फाइट कर रहा होता है तभी उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो पहली बार तलवार को चलाना सीख रहा था। अब इससे पहले कि रे रोज के ऊपर हमला करता और उसे फाइट में हराता, अचानक से उसकी बॉडी में कुछ अलग सा परिवर्तन हो जाता है और इसके कारण से उसे काफी ज्यादा अजीब महसूस होता है। उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और वो अपनी घुटनों पर आ जाता है। इस कारण से रे इस फाइट को हार जाता है। फाइट को हारने के बाद रे रोज को कांग्रेट्स करता है और उससे कहता है, तुम अच्छा लड़ी, तुमने मुझे हरा दिया, तुम तो काफी अच्छी फाइटर हो। इस सब के बाद रे अपने साथियों के साथ कैंटीन में होता है और वो लोग अपना लंच कर रही होती है। यहीं पर एल्बर्ट रे को 1 वर्सेस 1 के लिए चैलेंज कर देता है और फिर लंच करने के बाद उनके बीच एक फाइट की शुरुआत हो जाती है। आसपास के सभी बच्चे एल्बर्ट को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि एल्बर्ट एक असली तलवार को इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। ये देखकर रे भी अपने तलवार को बाहर निकाल लेता है और फिर उन दोनों के बीच में फाइट की शुरुआत हो जाती है। यहीं पर दूर से कोई छुपकर उन दोनों को देख रहा था। रे देखता है कि एल्बर्ट इस फाइट को लड़ने के लिए काफी ज्यादा बेकाबू होने लगता है और वो जल्दी से अपने फायर अटैक से रे के ऊपर हमला करने लगता है। रे उसके फायर अटैक को अपने तलवार से काट कर अलग कर देता है, पर एल्बर्ट रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो तो धड़ाधड़ रे के ऊपर अपने फायर से हमला कर रहा था और वहीं रे बार बार उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से काट रहा होता है। कुछ देर के बाद रे हार मान जाता है और वो एल्बर्ट से कहता है, एल्बर्ट तुम इस फाइट को जीत गए और मैं हार गया। अब इससे पहले कि रे अपनी सच्चाई बाकी सभी को बताता, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाता है और उसके सभी साथी जमीन पर गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि जो बंदा छुपकर उन सभी को देख रहा था वो सामने आ जाता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि उनकी टीचर ग्रे होती है। ये देखकर रे काफी ज्यादा शॉक होता है
है। जब रे अपने टीचर को देखता है तो वो अपने मन में सोचता है कहीं टीचर ग्रे यूजेनिक्स की एक मेंबर तो नहीं है और कहीं टीचर के कारण तो मेरे सभी साथी इतने ज्यादा अनकॉन्शियस हो गए। अब रे की टीचर उसके ऊपर हमला करने लगता है। तभी रे उसके हमले से बचने की कोशिश करता है और ये हमला उसके दोस्तों को लगने वाला था। अब रे के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसी कारण से वो अपने असली पावर को अनलीश करने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो अपने असली पावर को बाहर निकालता है, हम देखते कि रे आइस ब्लेड सॉर्सरर होता है और उसके पास आइस की पावर होती है। जैसे ही वो अपने रियल फॉर्म में आता है, उसके बालों का रंग चेंज हो जाता है और वो एक खतरनाक वॉरियर की तरह दिख रहा था। रे जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करता है और अपने टीचर ग्रे के साथ फाइट करने लगता है। रे का टीचर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और वो अपने मन में सोचने लगता है ये बंदा रे तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे इससे बचकर रहना होगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है। पर इससे पहले कि टीचर ग्रे वहाँ से भाग पाता, रे उसके पीछे आता है और उसके ऊपर हमला करके उसे गिरा देता है। रे अपने टीचर से कहता है आखिर तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे थे। टीचर ग्रे रे से कहता है रे मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, तुम चाहो तो हमारे यूजेनिक्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और मेरी बात मानो, हमारे ग्रुप वाले तुम्हें ऊंचा पोस्ट देंगे, मुझसे भी ऊंचा, क्योंकि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। यहीं पर टीचर ग्रे ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो रे से काफी ज्यादा डर चुका है। पर इसी बीच वो रे के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर रे के ऊपर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। और ये देखकर टीचर ग्रे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो कुछ भी समझ नहीं पाता है। अब जैसा कि टीचर ग्रे के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डेविल फॉर्म में आने के बाद टीचर ग्रे रे के साथ वापस से फाइट करने लगता है, पर इससे भी टीचर को कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि रे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। रे आसानी से टीचर को हराने लगता है। यहीं पर रे के साथी रे को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वो लोग देखते कि रे की बॉडी आइस से कवर होने लगती है और ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे। जब टीचर ये देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो रे के लिए एक डिसएडवांटेज है और वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। टीचर जल्दी से रे के ऊपर हमला करता है और उसके आइस को ब्रेक कर देता है, पर ये तो रे का एक प्लान था। रे जल्दी से अपने फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो टीचर को आसानी से फाइट में हरा देता है। टीचर को हराने के बाद रे काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और इसी कारण से वो जमीन में गिरकर बेहोश हो जाता है। अब इस सब के बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जंग हो रही होती है और रे जंग में अनाथ हो चुका था। उसने इस वॉर में अपने फैमिली को खो दिया था और यहीं पर लीडिया रे को अपने साथ अपने घर ले आती है। लीडिया के साथ उसकी एक साथी होती है और उसका नाम कैरोल होता है। लीडिया और कैरोल रे की देखभाल करने लगते हैं और जल्दी वो दोनों रे को काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि रे तो काफी ज्यादा क्यूट और मासूम सा बच्चा था। अब बाद में लीडिया अपने कमांडर के पास जाती है और वो रे के बारे में डिस्कस करने लगती है। वो कमांडर से कहती है कमांडर मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि आखिर हमें रे के साथ क्या करना चाहिए। जिस पर कमांडर लीडिया से कहता है क्यों ना हम इसे ऑर्फनेज में डाल दे, वैसे भी ये तो एक अनाथ बच्चा है। पर लीडिया इसके लिए तैयार नहीं होती है। कमांडर उससे कहता है अगर तुम उसे ऑर्फनेज में नहीं डाल सकती तो फिर तुम क्या करना चाहती हो। लीडिया कहती है यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं रे के साथ क्या करूं। यहीं पर वो देखती है कि रे दरवाजे के पास से उनकी बातों को सुन रहा था। फिर वो रे को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है रे आखिर तुम क्या चाहते हो। जिस पर रे लीडिया से कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर लीडिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो उसे अडॉप्ट करने का डिसाइड करती है। लीडिया रे को अडॉप्ट कर लेती है और वो अपने साथियों के साथ एबी और कैरोल के साथ रे की देखभाल करने लगती है। कुछ दिनों के बाद रे भी उनके साथ जंग के लिए ट्रेनिंग करने लगता है और जल्दी वो भी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। पर एक बार जब वो जंग में जाता है तो वो अपने पावर को काफी ज्यादा इस्तेमाल कर देता है और इसी कारण से वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब इस सब के बाद रे को वापस से होश आता है और हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। हम देखते कि रे के सामने लीडिया, कैरोल और एबी होती है। लीडिया और कैरोल वहाँ से चले जाते हैं। तभी एबी रे के साथ बातें करने लगती है। यहीं पर एबी रे से लीडिया के बारे में बातें करती है कि लीडिया ने उससे एक रिक्वेस्ट किया था कि वो एर्नोल्ड्स एकेडमी में पढ़ाई करना चाहती है ताकि वो सभी की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी सके। एबी के जाने के बाद रे के पास उसके साथी आते हैं और फिर रे अपने साथियों के सामने अपनी सच्चाई को कन्फेस करता है। रे सभी से कहता है दोस्तों मैं तुम लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं ही आइस ब्लेड सॉर्सरर हूँ और मैं उन 7 महान जादूगरों में से एक हूँ और जब भी मैं अपने पावर को काफी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और इससे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो इसीलिए मैंने अपने शरीर में एक लॉक को लगा दिया है ताकि मेरे शरीर से बार बार मेरे पावर अनलीश ना हो। अब इस सब के बाद एल्बर्ट वहाँ पर आता है और वो रे से कहता है रे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें काफी परेशान किया है। यहीं पर रे एल्बर्ट को माफ कर देता है और उससे कहता है कोई बात नहीं दोस्त। इसके बाद सीन चेंज
चेंज होता है और हम देखते हैं कि कैरोल अब उनकी नई टीचर बन जाती है। वहीं हम देखते हैं कि कंपटीशन अब भी जारी होता है और जो लोग मैजिक चेवलियर में जाना चाहते हैं वो लोग आपस में फाइट करके कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। यहीं पर रोज मैजिक चेवलियर में जाने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक होती है और वो सारे फाइट्स को जीत रही होती है क्योंकि उसे कैसे भी करके मैजिक चेवलियर में पार्टिसिपेट करना है। इस फाइट में एल्बर्ट भी हिस्सा लेता है और वो भी मैजिक चेवलियर में पार्टिसिपेट करना चाहता है। अब जैसा कि रोज फाइट को जीत जाती है तो वो मैजिक चेवलियर में पार्टिसिपेट कर सकती है। जब ये बात रे को मालूम पड़ती है तो रे रोज को ट्रेनिंग देने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहता है, रोज तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मैजिक चेवलियर के लिए ट्रेनिंग देने वाला हूँ और मुझे भरोसा है कि तुम इस फाइट को जीत जाओगी। अब जैसे ही रोज की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो रोज को लगता है कि ये ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा मुश्किल है और इसी कारण से उसे ऐसा लगता है कि रे उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है। अब इस सब के बाद रे रेबिका और डीना के पास जाता है। रे उन दोनों से अल्ग्रीन फैमिली की बड़ी बेटी के बारे में पूछताछ करने लगता है। अल्ग्रीन फैमिली की बड़ी बेटी का नाम एरियाना होता है। यहीं पर डीना रे को बताती है, रे ये एरियाना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हालांकि ये उम्र में काफी ज्यादा छोटी है पर अभी भी इसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है और मैंने सुना है कि ये भी मैजिक चेवलियर में पार्टिसिपेट करने वाली है। अब ये सब कुछ जानने के बाद रे डियाम्स एकेडमी में जाने का डिसाइड करता है। वो भी खुद को एक लड़की की तरह ड्रेस कर लेता है और डियाम्स एकेडमी में चला जाता है। इस एकेडमी के लड़के रे को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि रे तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहीं पर रे एक लड़की से मिलता है और वो लड़की रो रही होती है। इस लड़की का नाम टियाना होता है और ये एरियाना की छोटी बहन होती है। टियाना भी अपनी बहन को ढूंढ रही थी। रे जल्दी से टियाना के पास जाता है और उससे कहता है, चलो हम दोनों साथ में मिलकर तुम्हारी बहन को ढूंढते हैं। अब रे जल्दी से एरियाना के पास जाता है और उसके साथ बातें करने लगता है। एरियाना उसे देखकर तुरंत ही पहचान लेती है कि ये तो उसके एकेडमी से बिलोंग नहीं करती है। जिसके बाद रे अपनी ओरिजिनल वॉइस से यानी कि लड़कों के वॉइस से एरियाना से कहता है, सुनो एरियाना, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ और मैं आर्नोल्ड्स एकेडमी से बिलोंग करता हूँ। और फिर वो दोनों मैदान में आ जाते हैं। दोनों के बीच में फाइट की शुरुआत होती है। फाइट की शुरुआत में एरियाना काफी गुस्से में होती है और वो पूरे एग्रेशन से रे के ऊपर हमला करती है, जिससे कि रे की तलवार जो कि लकड़ी की होती है वो टूट जाती है और जल्द ही उनकी फाइट भी खत्म हो जाती है। फाइट के बाद रे एरियाना से कहता है, क्या तुम रोज को जानती हो? मैं उससे मैजिक चेवलियर के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। ये सुनकर एरियाना काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और वो अपने मन में सोचने लगती है, रोज के पास तो रे के जैसा एक अच्छा फ्रेंड है। साथ ही वो रे से कहती है, अब मैं रोज का सामना मैजिक चेवलियर में करूंगी, अब उससे वहीं पर मुलाकात होगी। जब रे आर्नोल्ड्स एकेडमी में वापस आता है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जो कि दौड़कर उसकी तरफ आ रही होती है। यहीं पर वो लड़की गिरने वाली होती है, तभी रे उसे पकड़ लेता है। इस लड़की का नाम मारिया होता है और ये रेबिका की छोटी बहन होती है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम रे को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड रोज के साथ लीडिया के घर में आता है। यहीं पर वो सभी लोग लीडिया से मिलते हैं। लीडिया रोज से कहती है, मुझे तुमसे बातें करनी है पर अकेले में। अब इसके बाद कार्ला रे से कहती है, चलो रे हम लोग स्नैक्स बनाते हैं। अब जब वो लोग स्नैक्स बनाने के लिए जाते हैं तो यहीं पर कार्ला रे को बताती है कि एम्पायर से ग्रिम रिपर्स अपने काम में लग चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रिम रिपर आने वाले मैजिक चेवलियर में जरूर कुछ करने वाले हैं, तो इसीलिए हमें उन्हें रोकना होगा इससे पहले कि वो लोग मैजिक चेवलियर में कुछ गड़बड़ कर दे। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब मैजिक चेवलियर का कंपटीशन होने वाला था। यहीं पर एरियाना रोज से मिलती है। अब सेमीफाइनल में रोज का सामना जेरार्ड नाम के एक बंदे से होता है और ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था पर रोज भी कम पावरफुल नहीं थी। यहीं पर एबी आती है और वो दोनों को इस गेम के रूल्स के बारे में बताती है। एबी उनसे कहती है, तुम दोनों के चेस्ट पर एक रोज रखा है और जिसका भी रोज पहले डैमेज हो जाएगा वो इस फाइट को हार जाएगा। अब जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है जेरार्ड जल्दी से रोज के ऊपर हमला कर देता है पर रोज अपने पावर का इस्तेमाल करती है और जल्दी से उसके रोज को डिस्ट्रॉय कर देती है और इसी कारण से रोज इस फाइट को जीत जाती है और वो फाइनल में पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर एरियाना का फाइट होने वाला होता है। अब जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है तो एल्बर्ट अपने पूरे पावर के साथ एरियाना के ऊपर हमला कर देता है। जैसा कि एल्बर्ट ने अपने पूरे पावर का इस्तेमाल कर दिया था तो वो एरियाना के स्वॉर्ड को उसके हाथ से गिरा देता है। एरियाना अपने हाथों का इस्तेमाल करके एल्बर्ट के साथ फाइट करने लगती है। एरियाना जल्दी से एल्बर्ट के सामने आती है और एक जोर का पंच उसे मारती है जिससे कि एल्बर्ट दूर जाकर गिरता है और फाइनली इस फाइट को जीत जाती है। अब इस सब के बाद हम रे को देखते हैं। उसके पास एक बंदा आता है। रे उसके साथ एक कमरे में जाता है जहाँ पर वो कार्ला और एबी को देखता है। यहीं पर कार्ला और एबी रे को बताती है, हमें ऐसा लगता है कि ग्रिम रिपर्स यहाँ तक आ चुके हैं और हम लोग चाहते हैं कि तुम इसे रोको।
वहीं दूसरी ओर हम रेबिका को देखते हैं, अब वो भी फाइनल में पहुंच जाती है। तभी सामने में वो लोग एक वॉरियर को देखते हैं। इस वॉरियर का नाम ल्यूकस होता है और जैसा कि इसने अपने ओपोनेंट को एक ही झटके में हरा दिया था, तो यहाँ की सारी ऑडियंस उसके पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब इस सब के बाद अगले दिन फाइनल मैच होने वाला होता है। रे के सामने उसका साथी आता है और उससे कहता है, रे सुनो, मुझे अभी अभी एक खबर मिली है। क्लैरिस और 8 स्टूडेंट अपने कमरे से गायब हैं। हमें जल्दी से जाकर उन्हें ढूंढना होगा। अब वो लोग सभी स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं दूसरी ओर एरियाना और रोज के बीच में फाइनल की शुरुआत हो जाती है। उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट हो रही होती है। वहीं दूसरी ओर रे अपने साथी के साथ बाकी बच्चों को ढूंढने के लिए जाता है। वो सभी लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो लोग क्लैरिस और बाकी बच्चों को देखते हैं। रे देखता है कि उसके आसपास काफी सारे ग्रिम रिपर्स होते हैं, जिसके बाद वो अपने पावर का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है और फाइनली सभी ग्रिम रिपर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रोज और एरियाना के बीच में फाइट हो रही होती है और रोज इस फाइट में बहुत ही बुरी तरह से हार रही होती है। रे जल्दी से अपने सभी साथियों को लेकर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो रोज को देखता है जो कि फाइट में हार रही होती है। रे जल्दी से उसे चीयर करने लगता है और ये देखकर रोज काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पावर का इस्तेमाल करती है और फाइनली वो एरियाना को हराने में कामयाब हो जाती है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम इवान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि रेबिका के फादर के पास जाता है और उनके साथ एक डील करता है जिसके मुताबिक वो रेबिका के साथ शादी कर सकता है। इस सब के बारे में रे को मालूम पड़ जाता है और फिर रे रेबिका को कांग्रेट्स करने के लिए चाहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूजेनिक्स को एक बात मालूम पड़ती है कि रेबिका वही है जिसकी उन्हें इतने सालों से तलाश थी। इसी कारण से वो लोग रेबिका को किडनैप करने का डिसाइड करते हैं। अब इस सब के बाद अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जब रे कॉरिडोर में होता है तो उसके सामने डीना आती है और वो रे से कहती है, रे मुझे ऐसा लगता है कि रेबिका की शादी सही नहीं है। ये जो बंदा इवान है जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, ये कुछ सही नहीं है। हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। ये सुनकर रे जल्दी से लीडिया के पास जाता है और उससे कहता है, लीडिया हमें इसके बारे में पता करना होगा। अब इसके बाद हम रेबिका को देखते हैं जो कि शावर ले रही होती है। यहीं पर उसके आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी और वो किसी चीज के बारे में सोच रही होती है। उसकी यादों में रे भी शामिल होता है। अब इस सब के बाद अगले दिन रे रेबिका के पास जाता है और उससे कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। अब जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात इवान से हो जाती है, जिसके बाद इवान रेबिका को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसके तुरंत बाद रे लीडिया के पास जाता है और वहाँ से उसे मालूम पड़ता है कि ये बंदा इवान रेबिका की सॉसरी आई के पीछे पड़ा है और शायद इसका कनेक्शन यूजेनिक्स के साथ हो सकता है। अब इस सब के बाद वो दिन आ जाता है जब उनके स्कूल में फेस्टिवल होने वाला था। यहीं पर सभी लोग आते हैं, मारिया भी आती है और फेस्टिवल के बाद जब मारिया अपने घर जा रही थी तो उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। वो औरत मारिया से कहती है, तुम्हारी बहन रेबिका जल्द ही मरने वाली है। और फिर बाद में इसके बारे में रे को भी मालूम पड़ता है। ये सुनकर रे काफी ज्यादा शॉक होता है। बाद में रेबिका के फादर रे के पास आते हैं और उससे कहते हैं, रे तुम हमारी मदद करो क्योंकि मेरी बेटी काफी ज्यादा खतरे में है। तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, इसलिए तुम कैसे भी करके मेरी बेटी को इस खतरे से बाहर निकालो। इस सब के बाद एक दिन हम रेबिका को देखते हैं जब वो अपने घर जा रही होती है, तभी उसके सामने इवान आता है और वो जल्दी से रेबिका को लेकर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब इवान जल्दी से अपने प्लान को एक्टिवेट करता है। वहीं दूसरी ओर रे को भी इसके बारे में मालूम पड़ जाता है और वो रेबिका को बचाने के लिए आने लगता है। रास्ते में उसका सामना काफी सारे मॉन्स्टर से होता है जिनके साथ वो फाइट करके आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर मारिया उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर इवान उसकी बहन को ले गया था। यहीं पर इवान अपने और भी साथियों को बुलाता है। उसके एक साथी का नाम पाराटोगा होता है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। पाराटोगा जल्दी से रोज के ऊपर हमला करने वाला होता है पर रे सामने आकर उसे बचा लेता है। अब जब वो लोग इवान के पास पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये बंदा इवान नहीं था बल्कि ये लीस होती है और लीस और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसने की मारिया से कहा था कि रेबिका मरने वाली है। जब इवान को इसके बारे में मालूम पड़ता है तो वो जल्दी से लीस के ऊपर हमला कर देता है। लीस भी अपने पावर का इस्तेमाल करती है और वो रेबिका को वहाँ से दूर ले जाती है। फिर वो खुद को और इवान को एक अलग ही डायमेंशन में ले जाती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। अब यहीं पर रे भी आ जाता है और वो जल्दी से पाराटोगा के साथ फाइट करने लगता है। यहीं पर लीस रे से कहती है, रे तुम मेरे प्लान को सुनो, मैं जल्दी से रेबिका को ओवरहिट कर दूंगी और तुम अपने क्रोनोस लॉक को डीएक्टिवेट करके उसे जल्दी से बचा लेना। इसके बाद रे पाराटोगा के साथ फाइट करने लगता है और वहीं लीज इवान के साथ फाइट कर रही होती है। यहीं पर लीज अपने पावर का इस्तेमाल करती है और वो इवान को बुरी तरह से मारकर किल कर देती है। वहीं दूसरी ओर लीडिया अपने पावर का इस्तेमाल करती है और सारे मॉन्स्टर्स को किल करने लगती है। अब इस सब के बाद रे पाराटोगा के साथ फाइट कर रहा होता है। पाराटोगा को लगता है कि रे बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर तभी रे अपने पावर का इस्तेमाल करता है
और वो उसे बताता है कि एक आइस ब्लेड सॉर्सरर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे फाइनली किल कर देता है। अब इस सब के बाद हम देखते हैं कि रेबिका काफी ज्यादा हीट होने लगती है और यही वो मौका था जब रे को अपने प्लान को अंजाम देना था। रे जल्दी से रेबिका के सामने जाता है और वो सभी से कहता है तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ। रे जल्दी से अपने लॉक को एक्टिवेट कर देता है जिसके कारण वो रेबिका की जान बचा लेता है। रे जल्दी से अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है दोस्तों तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम लोगों का कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोग ऐसे ही एनिमेज को देखना चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे रीसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।